नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है साइंस की हमारी इस फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की क्लासेस में। यूट्यूब पर संचालित इस क्लास का आज ये अंतिम क्लास है। आपको पता है कल हम पढ़ रहे थे ऊतक, और ऊतक की वो क्लास मैंने थोड़ी छोटी रखी थी जानबूझ करके, ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें। पूरी क्लास एक ही क्लास में अगर करवा देता पूरी क्लास, तो इसके नाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाता, और इसके नाम ही इंपॉर्टेंट है, नाम से ही क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल जो बनते हैं इसके नामों पे बनते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए आप उसका रिवाइज कर सकें। इसलिए मैंने चाहा कि आप आधे घंटे की उस क्लास में आप केवल आधा पार्ट पढ़ें और बाकी का पार्ट पढ़ेंगे हम आज। तो ऊतक की ये हमारी जो सेकंड क्लास है, और ऊतक के साथ में ये हमारी जो साइंस की ये अंतिम क्लास है। उम्मीद है आपको साइंस की क्लासेस पूरी पसंद आई होगी, और ऊतक जो आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड टॉपिक पड़ता है, उसको भी हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ऊतक में जो हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन उसका देख लेते हैं। कि जो कल पढ़ा था उसमें दो तरीके के ऊतक देखे हमने, या तो पादप ऊतक हो सकते हैं, पादपों में पाए जाने वाले, और जंतु ऊतक होते हैं, जंतुओं में पाए जाने वाले। पादप में दो तरीके के ऊतक होते हैं, विभाज्य ऊतक जो विभाजन होते रहते हैं, और स्थायी ऊतक जो स्थायी हो चुके होते हैं। अब विभाज्य ऊतक में शीर्षस्थ जो पौधों के ऊपरी सिरों पर पाया जाएगा, पार्श्व जो पौधों की मोटाई के लिए पाया जाएगा, मोटाई या परिधि की वृद्धि के लिए, और शीर्षस्थ उसकी ऊंचाई में वृद्धि के लिए। और अंतर्वेशी, अंतर्वेशी कहाँ पाया जाएगा, उसकी पर्वसंधियों के पास में। फिर हमने देखा इसमें स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो तरीके के होते हैं, सरल या जटिल। सरल एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जिसमें मृदुतक या पेरेनकाइमा जो कोमल होते हैं, बड़े बड़े रिक्त स्थान होते हैं, और जीवित कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। स्थूल कोण ऊतक जो पौधों में थोड़ा लचीलापन लेकर के आते हैं, लचीलापन के साथ में इसमें पत्तियों और तनों में पाए जाते हैं, और उसका ये भी आपके जीवित होते हैं, लेकिन इसमें जो रिक्त स्थान होता है ये थोड़ा कम होता है। पेरेनकाइमा में आपने दो तरीके के और इसके सब डिवाइडेशन देखा था, कि जलीय पौधों में पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे एरेनकाइमा, और आपके जो क्लोरोफिल जिसमें होगा वो आपके क्लोरेनकाइमा। फिर आपके देखेंगे दृढ़ोतक। दृढ़ोतक के अंदर मृत कोशिकाएं होती है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। इसमें क्या होगी, मृत मृत कोशिकाएं होगी। कैसे, जैसे नारियल के छिलकों में, फलों के छिलकों में, इस तरीके से पाया जाएगा दृढ़ोतक। जो दृढ़, नाम से पता लग रहा है दृढ़, ये आपके कठोर ऊतक होता है, कठोर उसकी कठोरता को प्रदान करता है। जो पौधों में जो कठोरता प्रदान करता है वो आपका दृढ़ोतक। फिर हमने देखा कि इसके जो दृढ़ किसके कारण होता है, जो उसमें जो परत होती है उसके कारण जो दृढ़ दृढ़ ऊतक होता है, उसके बारे में हमने देखा। और तीन चार चीजें इसकी जो एक्स्ट्रा पड़ी थी, उस एक्स्ट्रा में हमने आपने देखा होगा कि स्टेमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, जो पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन होता है, वो आपका स्टोमेटा कहलाते हैं। क्यूटिन क्या होता है, मरुस्थलीय पौधों में एक ऊपरी लेप होती है, जो एपिडर्मिस के ऊपर लेप होती है, वो आपकी क्यूटिन। एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस पौधे की जो पूरी बाहरी सतह पर जो कंप्लीट एक मोम जैसी परत होती है, वो आपकी एपिडर्मिस। सुब्रिन क्या होता है, सुब्रिन भित्ति, ये छाल में और भित्तियों में जो पाया जाता है, छाल में इनमें पाया जाने वाला, जो घाव भरने में भी सहायक होता है। पौधों में घाव भरने में सहायक क्या है, आपका सुब्रिन। और पानी के लिए इसको, हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। इसके साथ में जो पौधों की मोटाई के लिए, मतलब कठोरता के लिए जो दृढ़ोतक पाया जाता है, वो दृढ़ोतक लिग्निन के कारण, लिग्निन के कारण उसका जो मोटा होता है, ये उत्तक की भित्ति जो होती है वो लिग्निन के कारण उसकी मोटी होती है। ये नाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा जाइलम और फ्लोएम, जो आपके क्या है, जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक जाइलम जो जल और खनिज पदार्थों का जड़ों से लेकर के ऊपर तक संवहन करता है, जाइलम। फ्लोएम जो भोजन का नीचे की तरफ पत्तियों से और बाकी के सभी भागों तक, फ्लोएम भोजन का, भोजन को फ्लो करके लेकर के आता है पौधों के सभी भागों तक, और कहाँ से लेकर आता है, पत्तियों से। ये आपके हो गए आपके पादप ऊतक। अब सेकंड पार्ट जो आपका है वो है आपका जंतु ऊतक। इसको आज हम पढ़ेंगे। तो जंतु ऊतक कौन कौन से होते हैं, कि जंतु ऊतक चार तरीके के हम देखेंगे। एक तो है आपका उपकला ऊतक, फिर आपका है संयोजी ऊतक, फिर आपका है पेशीय ऊतक, और फिर है आपका तंत्रिका ऊतक। इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पूरा का पूरा आपका उपकला ऊतक। इसको आप इंग्लिश में भी याद रखना है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एपिथीलियम। जिसका मैं इंग्लिश में नाम बोलता हूँ उसको आपको इंग्लिश में याद रखना जरूरी है। चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपको ये इंग्लिश का नाम आप ऐसे हिंदी में याद रख सकते हैं कि एपिथीलियम। यहाँ पे आपको याद रखना है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्योंकि इसके नाम कई बार एग्जाम्पल में कि सीधे के सीधे जो ऑप्शन होते हैं वो इंग्लिश वाले ही नाम हिंदी में करके दे दिए। पेरेनकाइमा जैसे लिखा हुआ है ऐसा कैसा वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या आपका एपिथीलियम, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका उपकला ऊतक है। इसको आपने समझ लिया तो आपका ऊतक कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये आपने उपकला ऊतक समझ लिया तो आपका ऊतक कंप्लीट हो जाएगा।
अब उपकला ऊतक या एपिथीलियम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये होता क्या है कि एपिथीलियम 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 या उपकला ऊतक क्या होता है, ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। मतलब कई अंगों में ये पाया जाता है, बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकने का काम करता है, ढकने का काम ये करता है, तथा भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने का काम भी करता है। जैसे ये वाला तंत्र अलग हो, ये वाला तंत्र अलग हो, उसके बीच में क्या पाया जाएगा, उसके बीच में होगा आपका एपिथीलियम ऊतक। नाम आप इसका देखेंगे कि एपिथीलियम, एपिथीलियम। अब ये क्या है, एक दूसरे को जब अलग करने के लिए अवरोधक का निर्माण करते हैं, जब इधर वाला अंग अलग हो जाए, इधर वाला अंग अलग हो जाए, उनके बीच में ये परत पाई जा रही है, तो ये काम आप देखेंगे एपिथीलियम। इसके नाम से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि थैली, आप देखते हैं कि थैली, इसमें नाम आ रहा है थैली। थैली क्या करती है कि थैली के अंदर आप कोई सामान रख दें तो वो उसमें बाहर नहीं जा पाता, तो वही काम आपके यहाँ पे एपिथीलियम कर रहा है कि एपिथीलियम भी एक थैली की तरह से काम कर रहा है कि उसके अंदर वो दो ऊतकों को अलग कर रहा है, दो अंगों को अलग कर रहा है, उसके अंदर कोई चीज़ है तो वो बाहर नहीं जा पा रही, इधर से उधर कोई चीज़ जाने से रोक रहा है, वो काम कर रहा है आपका एपिथीलियम। कई अंगों में कई चीज़ों में ये पाया जाएगा। अब कैसे कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करेगा और बाहर निकलेगा वो कहीं ना कहीं से एपिथीलियम के संपर्क में जरूर आएगा, कि एपिथीलियम इतनी सारी जगह पाया जाएगा हमारे कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करा या बाहर निकला वह एपिथीलियम में परत में किसी न किसी तरीके से होकर के अवश्य गुजरेगा। जैसे कि कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे कि त्वचा में, मुंह में, आहार नली में, रक्तवाहिनी नलिकी में, और रक्तवाहिनी नली का अस्तर में, फेफड़ों की कोपिका में, वृक्कीय नली में आदि सभी में क्या है, एपिथीलियम ऊतक के बने होते हैं। आपको ये याद नहीं करना, आपको ये पता है कि ये सारी चीजें किसके बने होंगे, एपिथीलियम के। याद क्या करना है कि एपिथीलियम भी कई प्रकार का होता है, कई अलग अलग डिफरेंट टाइप का होता है, उस पे अलग अलग टाइप का अलग अलग अंगों में पाया जाता है। वो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये वाला एपिथीलियम कहाँ पाया जाएगा, इस वाले अंग में, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो वो कैसे, उसको हम देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से कि एपिथीलियम, जो एपिथीलियम था उसको हमने दो भागों में बांट दिया, एपिथीलियम इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया सरल एपिथीलियम, दूसरा हो गया स्तरीकृत एपिथीलियम। सरल एपिथीलियम, दूसरा है आपका स्तरीकृत एपिथीलियम। अब सरल एपिथीलियम क्या, नाम से पता लग रहा है कि सरल है, सरल मतलब एक परत में, केवल एक परत में, जबकि स्तरीकृत स्तर अलग अलग स्तर में, यानी कि कई परतों में। ठीक है, फिर सरल जो एपिथीलियम है, सरल एपिथीलियम एक परत में, और इससे क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है, पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। कि जैसे चाय छालने की छलनी होती है उस तरीके से बिल्कुल बारीक एक छलनी की तरह से होती है, जिससे कुछ पदार्थ इधर से उधर जा सकते हैं। एक आप उस छलनी की तरह आप मान सकते हो, या कोई कपड़े की तरह मान सकते हो, जो पानी छानने का कोई कपड़ा, इस तरीके से सरल एपिथीलियम होता है, जो केवल एक परत होती है, एक परत में कई पदार्थ, उसमें पदार्थों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये हो गया आपके सरल एपिथीलियम। जबकि स्तरीकृत जो एपिथीलियम है, ये कई परतें मिलकर के, ये थोड़ी मोटी होती है क्योंकि ये कई परतों से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसमें पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। और ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि जो इसके अंदर है वो इसके अंदर ही है, दूसरी चीज को अलग कर रही है, ये आपका सुरक्षा प्रदान कर रही है, वो आपका हो गया स्तरीकृत एपिथीलियम। अब सरल एपिथीलियम में कौन कौन से प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है कि सरल शल की एपिथीलियम, सरल घनाकार एपिथीलियम, सरल स्तंभाकार एपिथीलियम, या छद्म स्तरीकृत एपिथीलियम, या फिर ग्रंथिल एपिथीलियम। कई तरीके की एपिथीलियम होती है, इनके नाम में ही इनके प्रकार छुपे हुए हैं। ये जो नाम है अलग अलग तरह की, और भी कई तरीके की होती है, आप मुख्य मुख्य याद कर सकते हैं कि सरल, सरल में हम कैसे बात कर रहे हैं, शल की, घनाकार, स्तंभाकार, छद्म, ये ग्रंथिल। इसी तरीके से इधर भी स्तरीकृत में भी पाई जाएगी कि जैसे ये सरल यानी कि सिंगल परत की शल की हो तो उसको सरल शल की बोल देंगे, या फिर स्तरीकृत कई सारी परत की अगर शल की हो, तो कई सारी परत की हो तब उसको क्या बोल देंगे, स्तरीकृत, स्तरीकृत शल की एपिथीलियम। ऐसे ही जब ये घनाकार हो लेकिन सिंगल परत की हो तब तो उसको बोल देंगे सरल, और ऐसे ही घनाकार हो लेकिन बहुत सारी परत की हो तब उसको बोल देंगे स्तरीकृत घनाकार। तो ये प्रकार वही है, बस अगर सिंगल परत की हो तो इसको ये बोल देंगे, और अनेक परतों की होगी तो इसको ये बोल देंगे। तो इसमें कौन कौन सी होती है, कई होती है स्तरीकृत शल की एपिथीलियम, स्तरीकृत घनाकार एपिथीलियम, स्तरीकृत कोलमर, कोलमर वही स्तंभाकार, इंग्लिश नाम है कोलमर, स्तरीकृत स्तंभाकार एपिथीलियम, या फिर संक्रमणशील एपिथीलियम। ये आपके प्रकार हो गए। अब आपको इसमें याद रखना है कि कौन सी, कि सरल शल की एपिथीलियम किसमें पाई जाती है, या सरल घनाकार एपिथीलियम किसमें पाई जाती है। इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट नाम से अंग याद रखना है कि कौन सी किसमें पाई जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि देख लीजिए शल की,
शल्की कौन सी, ये सीधे प्लेन चपटी। घनाकार एक पूरे घन के रूप में, ये इस तरीके से पूरे एक जो घन के रूप में पाई जा रही है वो आपकी घनाकार। फिर स्तंभाकार, स्तंभाकार में क्या है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे 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 स्तंभ पाए जाएंगे, ये आपकी स्तंभाकार एपिथेलियम हो जाएगी। फिर आपके पास में स्तरित, स्तरित शल्की जिसमें बहुत सारी स्तरें, बहुत सारी परतें पाई जाएगी, वो आपके स्तरीकृत। ये आप चित्र से इसको देख सकते हैं। बाकी याद आपको ये रखना है कि ये नाम से इसके प्रकार, और इसको शुरू करते हैं सबसे पहले। सरल शल्की एपिथेलियम, सरल मतलब एक परत वाली, और शल्की क्या होता है, शल्की होती है पतली, चपटी और कोमल। इधर देखिए आप, पतली, चपटी और कोमल, ये होती है आपकी शल्की। ये है आपके शल्की, जो पतली हो, चपटी हो और कोमल हो, वो तो हो गया आपके सरल शल्की एपिथेलियम। इससे क्या होगा कि इससे पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। मैंने बताया कि एक जो छलनी की तरह से एक या फिर कपड़े की तरह से आप कोई चीज मान सकते हैं, उसमें आर पार पदार्थों का आवागमन हो सकता है। तो ये जो पदार्थों का संवहन है वो एक वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट इसमें है, ये समझ लीजिए, ये पाई जाती है रक्त नलिका अस्तर में या कूपिका, इसको बोल सकते हैं कूपिका, रक्त नलिका अस्तर या कूपिका। थोड़ा करेक्शन ज़्यादा है आज, मैं मान सकता हूँ कि कई जगह टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है तो भी आपको पता है, आप इसको क्लास ले रहे हो तो आप इसको सही कर सकते हैं। अगर कोई भी इन नोट्सों को कॉपी करता है तो वो क्लास तो लेगा नहीं, जैसे कि आपको पता है क्लास लेगा नहीं, और वो सेम गलतियाँ आगे दोहराएगा। तो इससे पता लग जाएगा कि कॉपी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आपको भी पता लग जाएगा, हमें भी पता लग जाएगा कि रक्त नलिका अस्तर, रक्त नलिका अस्तर कूपिका में क्या पाई जाएगी, सरल शल्की एपिथेलियम। फिर आहार नली, आहार नली में क्या पाई जाएगा, आहार नली के स्तर अस्तर में भी कौन सी होगी, सरल शल्की एपिथेलियम। फिर मुंह का जो अस्तर होता है, अस्तर आप समझ रहे हैं, जैसे पेंट करने के पहले भी एक जो परत चढ़ाई जाती है वो आपके अस्तर होता है। या फिर कपड़े, जो कपड़े आप सिलवाते हैं, सिलवाने वाले कपड़ों के अंदर भी जो अस्तर लगाया जाता है वो आपका होता है अस्तर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अंगों में भी एक अलग से परत होती है, वो आपका अस्तर। तो रक्त नलिका का अस्तर या आहार नलिका अस्तर या फिर मुंह का अस्तर, ये किससे निर्माण होता है, इनमें सब में होता है सरल शल्की एपिथेलियम। सरल एपिथेलियम तो हम पढ़ रहे हैं, उसमें शल्की वाला, जो शल्की कैसा कि सिंगल परत, चपटी, पतली और कोमल, ये हो गया आपका सरल शल्की एपिथेलियम। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि स्तरित शल्की एपिथेलियम। सरल शल्की एपिथेलियम तो कहाँ थी, जो सरल हो, एक परत हो, और शल्की कैसे, जो पतली और चपटी हो। जबकि स्तरित शल्की कौन सी है, स्तरीकृत, जिसमें बहुत सारी परतें हो। और ये बहुत सारी परतों वाला कहाँ पाया जाएगा, ये आपकी पाया जाएगा त्वचा में। स्तरित शल्की एपिथेलियम आपकी पाई जा रही है त्वचा में, क्योंकि त्वचा में जो होता है ये आपके कई परतों में होता है। आपको पता है कि त्वचा में कई बार तो आपकी कट लगता है तो बहुत छोटा सा केवल आपको खून चमकता है। मान लीजिए मंजे से आपकी उंगली कट गई तो आपके सिर्फ खून चमकेगा, लेकिन चाकू से, ब्लेड से कुछ ज्यादा तेज अंदर गहरा कट गया तो आपके ब्लड बहुत तेजी से बहने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी परतें, त्वचा में कई अंदर तक परत होती है, वो कौन कितनी परत कट गई, बाहरी परत कटी, अंदर वाली, उस तरीके से कटते हैं। ऑपरेशन करते हैं तब और ज्यादा उसकी त्वचा की परतें काटते हैं। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है, कई परतों में जो ये पाई जाती है, त्वचा कई परतों में होती है, और उसमें कौन सा होता है, स्तरित शल्की एपिथेलियम। स्तरित शल्की एपिथेलियम होता है आपके त्वचा में, जबकि रक्त नलिका स्तर में, आहार नली में और मुंह के स्तर में, इसमें क्या होगा, सरल शल्की एपिथेलियम। यही आपके इंपॉर्टेंट है, ये जो येलो कलर से जो आपको दिख रहे हैं यही आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ध्यान रखना है कि स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार स्तंभ के जैसे पाए जाएंगे इस फोटो में, कि ये स्तंभाकार, स्तंभ के जैसे जो पाए जाएंगे वो एपिथेलियम स्तंभाकार होता है। लेकिन याद रखना है कि जहाँ अवशोषण व स्त्राव होता है, अवशोषण भी हो और स्त्राव भी हो, वो आपके कहाँ पाए, उसमें पाया जाएगा आपका स्तंभाकार एपिथेलियम। अब स्तंभाकार एपिथेलियम पाए जाने वाली जगह है आपके आंत का भीतरी अस्तर, आंत का भीतरी अस्तर ये आपका पाया जाएगा। इसमें कौन सा पाया जाएगा, स्तंभाकार। और श्वास नली, श्वास नली में भी कौन सी पाई जाएगी, स्तंभाकार एपिथेलियम। डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि आंत के भीतरी अस्तर और श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वो होगा आपका स्तंभाकार एपिथेलियम। अब आप देख लीजिए एक और कुछ फैक्ट है कि श्वास नली में, श्वास नली में स्तंभाकार जो एपिथेलियम है उसके अंदर कुछ बाल जैसी संरचनाएं होती है, जैसे बाल होते हैं, रोम होते हैं, उनकी जैसी कुछ संरचनाएं होती है जो क्या करती है, उसको गति प्रदान करती है। इसे, ये जो बाल जैसी संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, श्लेष्मा, श्लेष्मा कहते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को आगे स्थानांतरित करती है। और ये
पक्षमाभी, ये जो जिसमें ये पाई जा रही है उसको पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। तो ये स्तंभाकार एपिथेलियम में कुछ एक अलग फैक्ट था कि श्वास नली में जो आपकी बाल जैसी संरचनाएं पाई जा रही है, उन बाल जैसी संरचनाओं को क्या बोल रहे हैं? पक्षमाभी। ये रहा पक्षमाभी, उनको बोलते हैं पक्षमाभी। बाल जैसे जो संरचनाएं पाई जाती है उनको बोलते हैं पक्षमाभी। और ये क्या होता है जिसमें पक्षमाभी पाई जा रही है उनको बोल दिया जाएगा पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। याद आपको मुख्यतः समझना सारा, लेकिन याद ऐसे रखना है कि जैसे रक्त नलिका के अस्तर में कौन सा पाया जाएगा, ये आपके सरल शल की एपिथेलियम। त्वचा में क्या है आपके? स्तरित शल की एपिथेलियम। आंत के भीतरी स्तर में और श्वास नली में, इनमें क्या है आपके? स्तंभाकार एपिथेलियम। डायरेक्ट आपको अंगों के साथ में इनको याद रखना है। फिर आप देखेंगे कि घनाकार एपिथेलियम, ये ग्रंथि कोशिका के रूप में ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती है, जो पदार्थों का स्राव करती है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है वृक्कीय नली में, मुख्यतः वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली में ये पाया जाता है। लार ग्रंथि की नली के अस्तर में ये पाया जाता है। और यही क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा चुका है। डायरेक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के अस्तर में ये आपके कौन सा ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन था आपका घनाकार एपिथेलियम। डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाता है कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के स्तर में कौन सा पाया जाएगा? आपके घनाकार एपिथेलियम। इसी तरीके से ग्रंथिल एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम क्या है कि जब कभी कभी एपिथेलियम का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जिससे क्या है कि बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण होता है, और ये क्या कहलाते हैं? आपके ग्रंथिल एपिथेलियम। तो ये आपके सरल जो एपिथेलियम थे उसके आपने ये देखे कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में कौन सा पाया जाएगा? घनाकार। फिर आंत के भीतरी स्तर और श्वास नली में कौन सा पाया जाएगा? स्तंभाकार। और रक्त नलिका का अस्तर, आहार नली का अस्तर, मुंह का अस्तर, इनमें कौन सा पाया जाएगा? सरल शल की। जबकि त्वचा में क्या पाया जाएगा? त्वचा में स्तरित शल की एपिथेलियम। आपको सिर्फ इनके नाम के साथ में इनके अंग याद रखने हैं। फिर आगे देखेंगे, दूसरा है आपका संयोजी ऊतक। जो आपने देखे ये एपिथेलियम देखे, इस एपिथेलियम के प्रकार तो ये आपने बहुत सारे देख लिए, लेकिन इसमें कुछ एक ही थे जिनके अंग आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसलिए मैं सारा नहीं करवा के, क्योंकि सारे में बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ आपको वो करवाए जिसे सरल शल्की के अंग दिए हुए हैं, सरल घनाकार के, सरल स्तंभाकार के और स्तरित शल्की के। इन चार के ही अंग आपको दिए हुए हैं कि स्तरित शल्की आपकी त्वचा में, तो स्तरित शल्की किसमें? आपकी त्वचा में। और ये सरल घनाकार ये आपका पूछा जा चुका है, ये फर्स्ट ग्रेड में आपके आ चुका है पिछली बार। तो जितने आपको दिए हुए एग्जाम्पल उतने ही आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है। आप पूरे में जाएंगे और इसके अलावा भी प्रकार होते हैं, पूरे में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। आगे देखेंगे। और अब ये हमने देख लिया एपिथेलियम, एपिथेलियम उपकला ऊतक, उपकला ऊतक हमने देख लिया। अब इसमें कुछ और भी ऊतक थे, जैसे संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जंतु ऊतक में एपिथेलियम हमने देखा, फिर हम देखेंगे संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक को जब हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या कि रक्त, एक तो सीधा फैक्ट याद रखना है कि रक्त जो होता है वो आपका तरल संयोजी ऊतक है। कई बार आपने ये लाइन पढ़ी होगी, जब भी आप ब्लड पढ़ने लगते हैं, ब्लड या रक्त परिसंचरण तंत्र, कोई सा भी आप जिस तरीके से ये टॉपिक पढ़ते हैं, आपके पास में पहली लाइन यही आती है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो होता क्या है? संयोजी ऊतक होता है कि संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में तो कम जुड़ी हुई होती है, जबकि अंतर कोशिकीय आधात्री में ज्यादा धसी हुई होती है। ये आपस में कम जुड़ी हुई है, लेकिन अंतर कोशिकीय आधात्री में फंसी हुई होती है। और यह जो आधात्री है, मतलब ये समझ लीजिए एक लिक्विड या फिर कोई ठोस या इस तरीके का हो सकता है। जो आधात्री है यह तरल हो सकता है, सघन हो सकता है, जेली की तरह हो सकता है, या कठोर हो सकता है। तो जिस भी तरीके का आधात्री होगा उसके अंदर ये जो कोशिकाएं धसी हुई होगी, उसी तरीके से ये संयोजी ऊतक अलग अलग प्रकार का काम करेगा कि तरल है, सघन है, जेली है, ये कठोर है। जब तरल है तो तरल में जब ये धसी हुई हो तो तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। और ये इसलिए हम बोलते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक तरल संयोजी ऊतक है? ये रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक, ये सघन संयोजी ऊतक, जेली संयोजी, ये कठोर संयोजी ऊतक। अलग अलग संयोजी ऊतक होते हैं। तो रक्त के बारे में हम देखेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसमें तरल में क्या होता है, आधात्री भाग को, जो इसमें आधात्री भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा के अंदर आरबीसी,
WBC और प्लेटलेट्स, इस तरीके के पदार्थ होते हैं। RBC लाल रक्त कणिकाएं, WBC वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, इस तरीके की चीजें होती है। तो रक्त काम क्या करता है? रक्त गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। आपको पता ही है कि ब्लड पूरे शरीर में जब घूमता है तो घूमते हुए वो क्या करता है? हार्मोन्स का, उत्सर्जी पदार्थ का, गैसों का, पचे हुए भाग का एक जगह से दूसरी जगह उसका संवहन करता है। मेन बात इसमें यही है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि उसमें तरल में जो इसका प्लाज्मा होता है वो आधात्री प्लाज्मा वो तरल का बना हुआ होता है और उसके अंदर ये धसे हुए होते हैं रक्त। फिर देखेंगे अस्थि। अस्थि क्या होती है कि अस्थि पंजर का भी निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करती है। अस्थि क्या करती है? अस्थि पंजर का निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करती है। और ये क्या करती है? मांसपेशियों को सहारा देती है। अस्थि आप इसको हड्डी से रूप में समझ सकते हैं कि हड्डी क्या कर रही है? शरीर को आकार प्रदान कर रही है, मांसपेशियों को सहारा दे रही है। यह एक कठोर ऊतक होता है। यह ऊतक कठोर होता है, हड्डी जैसे होती है वैसे ये कठोर ऊतक होता है। और कठोर ऊतक होने के साथ साथ यह एक कठोर ऊतक होता है क्योंकि अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी हुई होती है। यह कठोर आधात्री में धसी हुई होती है। जो कठोर आधात्री किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम का और फास्फोरस का। आपको पता है कि हड्डियां कमजोर कब हो जाती है? जब कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस का आधात्री बना हुआ होता है, उसके अंदर जो धसा हुआ होता है तब ये बनाती है आपकी अस्थि। इसी तरीके से अब जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, कंडरा। ये है आपका इंपॉर्टेंट। और ये स्नायु, ये भी आपका है इंपॉर्टेंट। कंडरा क्या होती है? टेंडन। ये जो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, वो आपका होता है कंडरा। सीधे पूछ लिया जाता है कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? कंडरा। यह मजबूत होता है, सीमित, लचीला और रेशेदार ऊतक होता है। कंडरा क्या होता है? जो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। इसी तरीके से स्नायु। स्नायु क्या होता है? जिसमें दो अस्थियां आपस में जुड़ती है, अस्थि प्लस अस्थि, ये आपका होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ये समझ लीजिए हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये आपका होता है आपका स्नायु। दो अस्थियां जब आपस में जुड़ती है तब यह लचीला और मजबूत होता है। यह आपका कहलाता है स्नायु। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने कि कंडरा तो क्या होता है? जब अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ा जाए तो कंडरा, और जब अस्थि को अस्थि से जोड़ा जाए तब आपके होगा ये स्नायु। फिर उपास्थि। उपास्थि क्या होती है कि इसकी आधात्री में प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई होती है, जो अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। जो अस्थियों के जोड़ होते हैं, जैसे हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, ये हो गया, घुटने में हो गए, इस तरीके की जोड़ों को जो चिकना बनाती है, वो जैसे कि नाक, कान, कंठ और श्वास नली, इनमें भी उपस्थित होती है। ये आपके उपास्थि कहलाती है। अब क्या है? लचीला कैसे? जैसे कान है, कान को हम यहाँ पे मोड़ सकते हैं, कान को मोड़ सकते हैं, नाक को भी हम थोड़ा थोड़ा इसको हिला सकते हैं। ये ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि ये इनके जोड़ जो हैं, जो इनके जुड़ाव है, वो आपके थोड़े लचीले बने हुए होते हैं। और वो लचीले किसके कारण बने होते हैं? क्योंकि ये क्या है? उपास्थि। इसमें जो ऊतक पाया जा रहा है वो आपका उपास्थि। और ये हम बात कर रहे हैं संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतकों की जो बात कर रहे हैं, संयोजी ऊतक में हमने देखा एक रक्त जो एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर हमने देखा अस्थि, जो अस्थियां जो हड्डियां होती है उस तरीके का। कंडरा कौन सा ऊतक है? जो आपके अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, वो आपके हो गया कंडरा। फिर कंडरा के बाद में स्नायु। स्नायु के जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़े, वो आपका स्नायु। और उपास्थि क्या होती है? जो जैसे कान, नाक, इनको लचीला बनाती है, जो लचीला जोड़ों को चिकना बनाती है, वो आपकी होती है उपास्थि। ये हो गया आपका। एक और है इसमें एरियोलर संयोजी ऊतक। इसमें क्या होता है कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है एरियोलर? या तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाएगा, या रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा के बीच में पाया जाता है। ये आपका होता है एरियोलर संयोजी ऊतक। पर इसमें मेन जो आपको याद रखना है वो आपको कंडरा और स्नायु। और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने याद किया वो आपको ये याद होना चाहिए कि सरल छल्की कहाँ पाया जा रहा है, स्तंभाकार कहाँ पाया जा रहा है, और घनाकार कहाँ पाया जा रहा है। फिर हम देखेंगे पेशीय ऊतक। तीसरा जो ऊतक था इसमें, जंतु ऊतक में जो हम देख रहे थे, उपकला ऊतक आपने देख लिया। उपकला में सरल, शल्की या स्तरित। सरल या स्तरित। सरल में शल्की हो गया, स्तंभाकार हो गया, घनाकार हो गया, ये सरल में हो गए। सेम टू सेम इसी तरीके से स्तरित जो कई परतों में होता है
वो आपके ये पूरा था आपका उपकला ऊतक, और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो उपकला ऊतक या आपका जाइलम फ्लोएम। नहीं तो फिर आपका ये जो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके तो नामों से ही क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे कि कौन सा सरल ऊतक है या कौन सा जटिल ऊतक है। आपसे सीधे से पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक है, ऑप्शन ये तीन तो ये और एक कोई सा भी इनके अलावा दे दिया जाएगा। फिर उपकला ऊतक हमने देख लिया। संयोजी ऊतक जो किसी को भी जोड़ रहा है, अस्थि को अस्थि से या किसी और चीज से जोड़ रहा है, वो आपके संयोजी ऊतक हो गए। अब पेशीय ऊतक, मसल्स में जो पेशीय ऊतक पाया जाएगा वो पेशीय ऊतक के बारे में हम बात करेंगे। और चौथा है आपका तंत्रिका ऊतक। तो पेशीय ऊतक जब हम देखेंगे कि पेशीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार आपको ध्यान रखने के तीन प्रकार के कौन कौन से। पहला है आपका रेखीय ऊतक। रेखीय जिसको हम कंकालीय भी बोल सकते हैं, कंकाली पेशी, या उसको हम ऐच्छिक पेशी भी बोल सकते हैं। ऐच्छिक, कंकालीय या रेखित, वॉलेंट्री। दूसरा है आपका अरेखित। भाई रेखित है तो दूसरा हो गया अरेखित, कंकालीय है तो ये हो गया चिकनी, और ऐच्छिक है तो इसको बोल सकते हैं अनैच्छिक। और तीसरा है कार्डियक। कार्डियक या फिर हृदयक पेशी, जो हृदय में जो पाई जाती है, हृदयक पेशी, उसमें जो ऊतक पाया जा रहा है वो आपका पेशी ऊतक, वो आपका कार्डिक या हृदयक पेशी इसको बोल सकते हैं। अब ऐच्छिक कौन सी होती है? ऐच्छिक होती है आपके हाथ पैरों में विद्यमान। अब हाथ पैरों को आप अपने हिसाब से हिला सकते हैं। ऐच्छिक नाम से पता लग रहा है कि इच्छा, इच्छा से आप हाथ पैरों का संचालन कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप हाथ का मैं अपने अपने हिसाब से संचालन कर पा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो पाया जाएगा वो आपका ऐच्छिक पेशीय ऊतक होगा। ऐच्छिक पेशीय ऊतक होगा कि जैसे कि ये क्या होते हैं कि हाथ पैरों में विद्यमान, लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होता है। बहुनाभिकीय होता है ये। साथ में इनको इच्छानुसार गति करवाया जा सकता है, और ये एक के बाद एक हल्के और गहरे रंगों में रेखाओं और धारियों की तरह प्रतीत होते हैं। एक के बाद एक इस तरीके से जुड़े होते हैं जैसे रेखाओं में या धारियों में प्रतीत होते हैं। मेन बात क्या है कि ऐच्छिक, अपनी इच्छा से जिन चीजों को हिलाया जा सकता है जैसे कि हाथ और पैर, उनके अंदर पाया जाएगा आपका ऐच्छिक। फिर दूसरा क्या है आपका अनैच्छिक। अनैच्छिक किसमें? जिसमें आहार नली में, जिनको आप अपनी इच्छा से नहीं हिला सकते, जिनको आप अपनी इच्छा से नहीं हिला सकते, हाथ पैरों को, हाथ को हिला सकते हैं, पैर को हिला सकते हैं, इन दोनों को आप हिला सकते हैं, तो ये आपका ऐच्छिक पेशी। दूसरा है अनैच्छिक पेशी, जैसे कि आहार नली में भोजन का प्रवाह। अब जब आपने जो भी कोई भोजन आपके आहार नली में गया, उस भोजन का प्रवाह आप नहीं करते, वो अपने आप हो रहा है, आपकी इच्छा से नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है। आप कोई भी चीज खाना खा रहे हैं तो वो आपके नीचे जा रहा है, वो अपने हिसाब से वो पचन उसका आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो जो आगे बढ़ता जा रहा है, वो उसमें जो काम कर रहा है वो है आपका अनैच्छिक पेशी के कारण। ये आपका अनैच्छिक पेशी के कारण ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए आहार नली में जो भोजन का प्रवाह है, ये रक्त नलिका में प्रसार और संकुचन, जो रक्त नलिका है हमारे शरीर से वेन्स से जो जा रही है, उसमें जो प्रसार हो रहा है, फैल रही है या सिकुड़ रही है, जो प्रसार और संकुचन जो हो रहा है वो आपका अनैच्छिक पेशियों के कारण हो रहा है। अनैच्छिक पेशी ऊतक। तो इस तरीके की जो काम है ये आपकी इच्छा से नहीं हो रहे, ये अपने आप हो रहे कि आपके रक्त नलिका का प्रसार और संकुचन फेफड़ों की श्वास नली में, मूत्रवाहिनी में और आंख की पलकों में, इन सब में जो उपस्थित होता है वो आपका अनैच्छिक पेशी ऊतक। फिर ये भी क्या होता है, ये भी लंबी होती है, इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है तथा यह एक केंद्र की होती है। ये क्या होगी? एक केंद्र की है। जबकि ये वाली कौन सी थी? बहुनाभिकीय है। ये बहुनाभिकीय थी और ये आपके एक केंद्र की है। फिर तीसरी जो थी, तीसरी थी आपके हृदयिक पेशी। तीन प्रकार के हमने देखे कि रेखित, अरेखित और कार्डिक। कार्डिक, कार्डियोलॉजी आपने देखा होगा। हृदय, हृदय जैसे आपके हृदय में कोई बीमारी हो, दिल की जो बीमारी हो या दिल में जो छल्ले डलते हैं, वो उस पूरे विभाग को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो आप, या कार्डियक डॉक्टर, वो कार्डियक का मतलब ही क्या होता है? हृदय। साइंस में जो कार्डिक है उसका मतलब होता है हृदय, तो हृदय पेशी को क्या बोलेंगे? कार्डिक। हृदय पेशी कार्डिक, ये कैसी होती है? बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती है। ये भी क्या है? आपके एक केंद्र की। और ये जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार और संकुचन करती रहती है। मतलब आप समझ लीजिए कि हृदय पेशक हमेशा काम करती रहती है, आपके पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक जो काम कर रही है वो आपकी हृदय पेशी है। यानी कि ये आपके जीवन भर काम कर रही है, हमेशा काम करती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। जब ये रुकेगी तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो हृदय पेशी हमेशा काम करती रहती है, जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार और संकुचन करती रहती है। जब दिल धड़कता रहता है जैसे, तो दिल जो धड़क रहा है वो किस कारण से धड़क रहा है? हृदय पेशी के कारण, और ये जीवन भर कार्य करती रहती है। फिर इसी में जो चौथा था, ये तीन प्रकार तो हमने देखे किसके? पेशी ऊतक के, जिसमें रेखीय, अरेखित और कार्डिक। और ये जो हम देख रहे हैं ये हम जंतु ऊतकों की बात कर रहे हैं। जंतुओं में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक के बाद में हम देखेंगे संयोजी ऊतक, या तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, या पेशीय ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक में मेन काम याद रखने वाली बात वही है, हमने पढ़ लिया
तंत्रिका तंत्र पूरा पढ़ लिया हमने, उसमें न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के जो बन रहा है वो आपका तंत्रिका ऊतक, और तंत्रिका ऊतकों से मिलकर के जो बन रहा है वो तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस तरीके से आपका तंत्रिका ऊतक हो गया पूरा। मेन बात ये है तंत्रिका तंत्र आपने पूरा पढ़ लिया, इसलिए तंत्रिका ऊतक के बारे में अलग से पढ़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वही तंत्रिका कोशिका जो होती है उनसे मिलकर के तंत्रिका ऊतक बना हुआ होता है। तो ये आपके जंतु ऊतक आज पूरे हो गए। अब जंतु ऊतक का आप थोड़ा सा, मुझे पता है नामों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा आप रिविजन इसका देख लीजिए एक बार, क्विक रिविजन। सबसे पहले एपिथीलियम, जंतु ऊतक में पहला था एपिथीलियम या उपकला ऊतक, जो क्या होता है एक थैली की तरह इसकी संरचना होती है, जो किसी भी भाग को एक दूसरे से अलग कर सकता है, किसी भी भाग को पूरा कवर करे हुए होता है, ढके हुए होता है। इसके अंदर कोई भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है तो इससे होकर के जरूर गुजरता है। और इसके प्रकार में ही इसकी मेन बात थी कि या तो सरल एपिथीलियम हो सकता है या स्तरीकृत एपिथीलियम हो सकता है। सरल क्या होता है, एक परत में होता है और इसमें पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है, जबकि स्तरीकृत क्या होता है, स्तरीकृत में कई परतें होती है और इसमें सुरक्षा प्रदान करती है कई परतों में। सिंगल परत का हो तब तो सरल, और कई परतों का हो तो स्तरीकृत। अब सरल में क्या होता है कि सरल में आपने कुछ प्रकार पढ़े, शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, जबकि स्तरीकृत में हमने देखे, स्तरीकृत में भी वही शल्की, घनाकार, स्तंभाकार इस तरीके से प्रकार देखे। मेन आपको याद रखना है इस प्रकार में कौन से प्रकार में कौन सा प्रकार का अंग होता है। तो सरल शल्की में क्या पाया जाएगा आपका, शल्की सिंगल परत की, सिंगल लेयर, पतली चपटी। घनाकार जो घन की तरह से कई परतें उसमें ऊपर जुड़ी जाती है, घनाकार। स्तंभाकार जिसमें स्तंभ बन जाते हैं। और स्तरित, स्तरित में क्या होगा, स्तरित में कई परतों के साथ में, ये क्या होगा, स्तरीकृत कई परतें। तो सरल शल्की कौन सा, पतली, चपटी और कोमल होती है। इसमें क्या होगा कि रक्त नलिका का स्तर, आहार नली और मुंह का स्तर, ये किसके बने होते हैं, सरल शल्की एपिथेलियम के। फिर त्वचा में कौन सा पाया जाएगा, त्वचा में कई परतें होती है, इसलिए त्वचा में परतों के कारण पाया जाएगा स्तरित शल्की। बिल्कुल एक पतली पतली लेयर होती है, पतली लेयर है इसलिए तो शल्की, और कई सारी परतें इसलिए वहां पे क्या हो गया, स्तरित, स्तर, कई स्तर हो गए इसलिए स्तरित। और स्तंभाकार, स्तंभाकार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आंत के भीतरी स्तर में और श्वास नली में। आंत का जो भीतरी अस्तर है उसमें और श्वास नली में, ये आपके पाया जाएगा स्तंभाकार। फिर स्तंभाकार में जो बाल जैसी संरचना होती है उनको बोलते हैं पक्ष्माभी। पक्ष्माभी क्या होती है, इसमें बाल जैसी संरचना। फिर घनाकार क्या होता है, वृक्कीय नली में और लार ग्रंथि की नली में कौन सा पाया जाएगा, वो आपके घनाकार, वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में, ये आपके घनाकार पाया जाएगा। फिर ग्रंथिल एपिलिथियम किसमें पाया जाएगा, ग्रंथिल एपिलिथियम जो अंदर की ओर जिसमें मुड़ जाते हैं, कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है, और एक बहुकोशिकीय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में घनाकार, बाल जैसी संरचना है पक्ष्माभी, श्वास नली और आंत के भीतरी स्तर ये आपके स्तंभाकार में, और त्वचा में स्तरित शल्की। यही आपके याद करने योग्य क्वेश्चन है। इसके बाद में संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त के बारे में आपने देखा अलग अलग आधात्री होती है इसमें, तो रक्त में जो क्या होती है वो तरल आधात्री होती है। फिर अस्थि क्या होती है, अस्थि कठोर आधात्री में बनी हुई होती है। कठोर आधात्री में जब कोशिकाएं धसी हुई होती है वो अस्थि का निर्माण करती है। अस्थियों से जब मांसपेशियों को जो ऊतक जोड़ता है, अस्थियों और मांसपेशियों को जो जोड़ता है वो आपके कंडरा कहलाता है। और दो अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है, मतलब अस्थि और अस्थि को जो आपस में जोड़ता है वो आपके स्नायु कहलाता है। उपास्थि क्या होता है, जो जोड़ों को चिकना बनाता है, जैसे नाक, कान, कंठ, इनमें क्या होती है आपकी उपास्थि पाई जाती है। एरियोलर क्या होता है, त्वचा मांसपेशियों के बीच में, या फिर त्वचा और त्वचा के नीचे जो मांसपेशी है उनके बीच में जो पाया जाएगा वो आपके एरियोलर संयोजी ऊतक है। फिर पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, या तो रेखित होंगे या अरेखित होंगे या कार्डियक होंगे। कार्डियक जो हृदय के अंदर पाई जाएगी, जो जीवन भर कार्य करती रहती है। रेखित क्या होती है, ऐच्छिक पेशी या कंकालीय पेशी इसको बोलते हैं। ऐच्छिक जिसको हम इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। इच्छा के अनुसार कैसे, जो आपके हाथ पैर ये हो गए, इनके अंदर आपके ऐच्छिक पेशी विद्यमान होती है और ये बहुनाभिकी होती है। जबकि अरेखित ये चिकनी पेशी कौन सी होती है, जिनको हम अपनी इच्छा से नहीं चला सकते। अपनी इच्छा से किसको नहीं चला सकते, जैसे फेफड़ों की श्वसनी, मूत्रवाहिनी, आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नालिका में प्रसार और संकुचन, जैसे रक्त नालिका जो नसों में प्रसार और संकुचन हो रहा है, फैल रही, जैसे बीपी बढ़ना कम होना, ये सब आप अपनी इच्छा से नहीं चला रहे। ये हो गए आपके अनैच्छिक पेशी। ये अनैच्छिक पेशी ऊतकों के कारण होता है। और हृदय पेशी क्या होता है, इसमें जीवन भर लयबद्ध प्रसार और संकुचन होता रहता है। तो ये आपका आज का ये चैप्टर पूरा हुआ। लेकिन अब इसके हम कोई क्वेश्चन करेंगे। कल का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा हाफ पार्ट, और हाफ पार्ट आज पढ़ लिया, तो इसके क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन आपको भी खुद को आ जाएंगे, बस क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देते हुए करते चलना है। कैसे?
ये क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट ग्रेड में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? सीधे सीधे पूछा गया कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है। वही मैंने बताया, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट दिया हुआ है। ऊतक का चैप्टर बहुत बड़ा होता है, आप आगे जाते जाएंगे 11th-12th में जाते जाएंगे तो बहुत एक पूरी किताब मिल जाएगी, लेकिन आपको जितना पढ़ना है, जितना आपके लिए जरूरी है, वो पूरे काम के फैक्ट आपके पास में इसमें मिल जाएंगे। तो आपसे सीधे पूछा गया है वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में। आपने अभी अभी देखा कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में, यहाँ देख लीजिए दोबारा, ये आपका ये रहा घनाकार एपिथेलियम, वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में। ये दो ही लाइन आपके पास में एनसीईआरटी में दी हुई थी, और इसी से उठा करके डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले गया। कैसे? उसमें दो ही लाइन दी थी, घनाकार एपिथेलियम क्या, यह ग्रंथि कोशिका के रूप में ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती है, और वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर में क्या पाया जाता है? आपका घनाकार एपिथेलियम। यानी कि जो आपके पास में एनसीईआरटी में दिया गया है, आप जो ये नोट्स पढ़ रहे हैं, यह आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, क्वेश्चन इसी में से पूछे जा रहे हैं। आपको ये नहीं समझना कि नोट्स कम है, उल्टा आप ये सोचो कि इस कम के अंदर वो निचोड़, एक तरह से वो मलाई आपको मिल गई है, कि वो मलाई आपको नोट्स को इसको बार बार रिवाइज करेंगे, इनको ही आप पढ़ लीजिए। कैसे भी आप इसको रट लो, चाहे पढ़ लो, चाहे याद कर लो, चाहे समझ लो, जो आपको तरीका बेस्ट लगता है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इसको रट सकता है। ये गिने चुने जो आपको 50-60 पेज के जो नोट्स है, इनको आप पढ़ लोगे, इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब आपका एग्जाम होगा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, आप खुद कहेंगे कि सारे क्वेश्चन, कि साइंस में आप 5 के 5 क्वेश्चन कराएंगे। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, 5 के 5 क्वेश्चन इसी नोट्स में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली में जो अस्तर होता है वो घनाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, ये देख लीजिए कि घनाकार एपिथेलियम होता है। और ये एकमात्र क्वेश्चन है जो अब तक इस चैप्टर से आया है, इसलिए मैंने बोला भी था कि इस चैप्टर को सबको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी इसको पढ़ें, लेकिन जिसको बाकी के सब समझ में आ गए वो इसको पढ़ सकता है। भाई सभी पढ़ लिया तो फिर एक को भी क्यों छोड़े? जब इतने ही चैप्टर पढ़ लिए तो इस एक को भी क्यों छोड़े? कि हो सकता है इस बार आपकी किस्मत खराब हो और इसी चैप्टर से दोबारा क्वेश्चन आ जाए। अब तक तो इसमें कभी क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया इतने सालों में, लेकिन दोबारा भी आ सकता है। तो अब हमने इसको बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझ लिया है। पादपों में जाइलम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी हुए? जाइलम और फ्लोएम से मैंने बोला कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे कई एग्जामों में इसके कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि जाइलम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो भोजन के वहन के लिए आपका भोजन का फ्लो करता है, वो फ्लो आपका फ्लोएम, जो पत्तियों से और बाकी सारे भागों तक लेकर के जाता है। जबकि जाइलम, जाइलम के नाम से पता लग रहा है कि जाइलम जल, जाइलम जल का वहन करता है, तो इसका आंसर होगा जल के वहन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया जेल प्रेरी में। फिर पौधों में फ्लोएम क्या कार्य करता है? तो फ्लोएम वही अभी बताया कि फ्लोएम पत्तियों से पौधों के भोजन का, जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती है, वो पत्तियों से लेकर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है। यही आपका फर्स्ट आंसर होगा। फिर देखेंगे कि निम्न में से एक सरल ऊतक क्या है? सरल ऊतक कौन सा है? तो जाइलम और फ्लोएम ये आपके जटिल ऊतक है, जटिल ऊतक ये आपके जाइलम और फ्लोएम। जबकि सरल ऊतक में, सरल ऊतक कौन कौन से? स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये आपके सरल ऊतकों के एग्जाम्पल है। और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है स्क्लेरेनकाइमा। और आप ये देख लीजिए रीट 2022, जो अभी 2023 की फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, नहीं रीट 2022 पात्रता वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए रीट 2022 L2 में, कि निम्न में से कौन सा एक सरल ऊतक है? अगर आप इसको, आपको पता है कि ज़्यादा भी नहीं पता, इतना पता है कि जाइलम और फ्लोएम ये जटिल ऊतक है, तो आप इसमें आराम से लगा सकते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा। बाकी आप इसको देख लीजिए कि इस चार्ट से ही आपके पास में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये चार्ट ही इसलिए है कि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि सरल ऊतक कौन कौन से हो गए? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तो हो गए आपके सरल ऊतक। जबकि जटिल ऊतक कौन से? जाइलम और फ्लोएम। और ये दोनों कौन से? ये आपके हैं स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक का डिवाइडेशन है। जबकि विभाज्य ऊतक कौन से? ये। और जंतु ऊतक कौन सा है? ये बिल्कुल एक अलग पार्ट है, जंतु ऊतक, जंतु ऊतक जो हमने आज पढ़ा। फिर हम देखेंगे आगे कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सरल ऊतक कौन सा है? सरल ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा। फिर पादपों में खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का संवहन होता है आपका फ्लोएम के द्वारा, और जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण कौन सा है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत और आमाशय। आपको दिख रहा है बाकी सब अंग है, जबकि रक्त,
रक्त आपको अच्छे से पता है कि एक ही लाइन इसमें है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक तो है ही है, जोड़े रखने वाला ऊतक संयोजी ऊतक तो है, लेकिन कौन सा है? तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। फिर हम देखेंगे कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। ये इसको आपको ध्यान रखना है कि कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या जनन, बाकी सब में विभाजन हो सकता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका जो ऊतक है उसमें आपके पास में जन्म के बाद में कोई विभाजन नहीं होता। तंत्रिका जैसे आपका बन चुकी, पैदा होती जैसी बन के आ गई, वैसे ही आपके आखिर तक बनी रहेगी। तो तंत्रिका जो ऊतक है उसमें कोई विभाजन नहीं होता, इसमें विभाजन नहीं होगा। ये आपको याद रखना है कि कौन सा ऊतक है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता। ये आपका तंत्रिका ऊतक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक, इसलिए इसको क्वेश्चन में ले लिया गया। अब आगे, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशी प्लस हड्डी, मांसपेशी प्लस हड्डी। हमने दो तरीके के ऊतक देखे थे अभी, कंडरा, उपास्थि, कई तरीके के देखे थे, पर उसमें आपने देखा था ये रहा कि कंडरा, कंडरा क्या होता है? जो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है। अस्थियों को मांसपेशी से जोड़े तो आपके कंडरा, और अस्थि को अस्थि से जोड़े तो आपका स्नायु। बस यही आपको ध्यान रखना है कि अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ा है, और यही आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थियों को, अस्थि या वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ये आपका जो ऊतक है, ये आपका क्या कहलाता है? कंडरा। फिर निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? ये देखो, रक्त, अस्थि, स्नायु, ये सब तो आपके किस में पढ़े थे आपने? एक संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में आपने देखे थे, रक्त भी देखा था, अस्थि भी देखी थी, कंडरा भी देखा था, स्नायु भी देखा था। कंडरा, उपास्थि, ये तो आपके किस में थे? संयोजी ऊतक में। जबकि त्वचा, त्वचा क्या है? स्तरित शल की एपिलिथियम। त्वचा आपकी क्या है? स्तरित, कई ज्यादा परतों में होती है त्वचा, तो स्तरित हो गई। शल की सिंगल मतलब लेयर वाली पतली चपटी, वो आपके शल की, और एपिथीलियम, स्तरित शल की एपिथीलियम, इसलिए क्या है? ये एक संयोजी ऊतक नहीं है। फिर निम्न में से ऊतक के प्रकार बताइए कि ये जो आपके अंग है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और आपके इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपसे सीधा पूछ लिया जा सकता है कि त्वचा, त्वचा के अंदर कौन सा ऊतक है, अस्थि के अंदर कौन सा ऊतक है, चार ऑप्शन आ जाएंगे। इसलिए ये आपके लिए, आप समझ लीजिए आपके होमवर्क की तरह से, कि आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में कि त्वचा कौन सा ऊतक है। त्वचा तो अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि त्वचा कौन सा है। फिर अस्थि कौन सा है? वृक्क की नलिका का स्तर, संवहन मंडल, और पौधे का वल्क। अब इसमें से आपको पौधे का वल्क तो मैं आपको बताता हूँ। पौधे का जो वल्क है, पौधे का वल्क आपका होता है विभाज्योतक। ये आपको याद रखना है कि ये तो हो गया आपका विभाज्योतक है। पौधे का वल्क आपको याद रखना है। त्वचा का आप कर लेंगे, अस्थि का आप कर लेंगे, और वृक्कीय नलिका का जो अस्तर है, ये भी आप जब देखेंगे, मुझे पता है अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इस नोट्स को दोबारा पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और ये यही मेरी इच्छा है कि आप इसको याद करो कि वृक्कीय नलिका का अस्तर कौन सा होता है, और त्वचा में कौन सा होता है, और अस्थि में कौन सा होता है। जब इसको आपको नाम याद हो जाएंगे तब आपको इसका नाम इसका कमेंट में देना है। इसके साथ में जो संवहन मंडल है, संवहन मंडल तो आपका क्या हो जाएगा? जटिल ऊतक। ये भी मैं आपको बताता हूँ, जटिल ऊतक। बाकी के ये तीनों आंसर आपको देने हैं कमेंट में। ये आपको यही नोट्स में तीनों मिल जाएंगे, ऊतक का आपको नाम बताना है इसमें। फिर देखेंगे आगे कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला, अभी हमने देखा कि मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है, अभी अभी देखा, ये वही क्वेश्चन वापस रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर भी आप इसको बता सकते हैं, इसका आंसर है कंडरा। फिर ये भी आपका कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है, ये भी आपका रिपीट है। फिर देखेंगे दो अस्थियां आपस में एक दूसरे को एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है तो उसका नाम क्या है? जब दो अस्थियां जोड़े, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? अस्थि प्लस अस्थि, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला। ये देखिए कि जब अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ रहे हैं तब तो आपके कहलाएगा कंडरा, लेकिन जब अस्थि को अस्थि से जोड़ेंगे तब आपके ये कहलाएगा स्नायु। स्नायु कहलाएगा आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक।
फिर हमारे शरीर में पाए जाने वाला तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? तो तरल संयोजी ऊतक आपको एक ही बार में याद है कि तरल संयोजी ऊतक है आपका रक्त। सीधे से आप इसको कर सकते हैं। फिर है कि फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव अवयव कौन सा है? कि जाइलम और फ्लोएम में सारे जो अवयव पाए जाते हैं वो सब जीवित कोशिका होती है, लेकिन एक ही तत्व था जो निर्जीव था, वो था आपका, आप जाकर के वापस पढ़ सकते हैं कि फ्लोएम में जो पाए जाने वाला है वो आपका है फ्लोएम रेशे। वो है आपका फ्लोएम रेशे। ठीक है, फ्लोएम रेशे इसमें पाया जाने वाला निर्जीव है। फिर देखेंगे कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन करके पूछा जा सकता है। कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं? जो भीतरी अस्तर का निर्माण करता है उसको नाम आपको बताना है कि जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा होता है, इसका नाम आपको बताना है। फिर हम देखेंगे ऊतक जो मनुष्य की पेशी को अस्थि से जोड़ता हो, पेशी को अस्थि से जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, भोजन के दो ही तरीके के हमने देखे जटिल ऊतक, एक जाइलम और फ्लोएम, तो इसमें भोजन का संवहन कौन सा करता है ये आपको बताना है आंसर। फिर आप देखेंगे ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, वसा का संचय करता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, वसीय ऊतक, सीधे सीधे इसका नाम है वसा का संचय करने वाला वसीय ऊतक। ये नोट्स में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन में था इसलिए यहाँ पे है। तरल आधात्री में तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, कि कौन सा ऊतक है जिसमें तरल आधात्री होती है? तरल आधात्री, तरल संयोजी ऊतक ने 3 बार देख लिया। अभी तरल संयोजी ऊतक किसमें होता है? आप देख सकते हैं कि तरल आधात्री जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो आपका तरल आधात्री बनाती है और उसके अंदर जो ऊतक पाया जाएगा वो आपका कौन सा ऊतक होगा? और मस्तिष्क में स्थित ऊतक, मस्तिष्क में स्थित ऊतक आपने देखा भी, तंत्रिका तंत्र वाला जो ऊतक है, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक होता है जो आपके मस्तिष्क में उपस्थित होता है। ये 2 मैंने बता दिए, लेकिन ये 4 के आंसर आपको बताने हैं। आप क्लास को रोक करके इसके आंसर कमेंट में दे सकते हैं, और फिर भी आपको नहीं आते हैं तो इसके आंसर मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस के बाद में इसका आंसर बता दूंगा लास्ट में। फिर देखेंगे पादपों में लचकमय दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो पादपों में जो लचकमय दृढ़ता प्रदान करता है वो लचकमय, यानी कि पादप जब हिल रहे हैं, हिलते हुए भी वो टूट नहीं रहे, थोड़ी सी उसमें लचक ला रहा है, वो आपका होता है स्थूल कोण ऊतक। वो कौन सा है आपका? स्थूल कोण ऊतक। इसमें आपको पता है कि मृदुतक क्या होता है? कोमल, जो कोमल होता है। स्थूल कोण ऊतक कौन सा होता है? जो आपको थोड़ा सा, जिससे पेड़ हिल डुल रहे लेकिन वो टूट नहीं रहे, उसमें थोड़ा सा लचीलापन लेकर के आ रहा है, वो स्थूल कोण ऊतक। फिर आपके दृढ़ोतक, दृढ़ोतक कौन सा हो रहा है? जो उसको कठोर, जिसमें कठोरता पाई जा रही है, वो कठोर बना रहा है, पौधे को जो कठोर बना रहा है वो आपका दृढ़ोतक। फिर है कि दृढ़ोतक में कोशिका भित्ति पर किसका निक्षेपण होता है? ये देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दृढ़ोतक में जो कोशिका भित्ति पर जो निक्षेपण होता है वो किसका निक्षेपण होता है? जो उसकी परत को मोटी बनाती है, और वो है आपका, ये देख लीजिए, सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन या सिलिका। सुबेरिन भी हमने पढ़ लिया, पेक्टिन, लिग्निन सबका आपको पता है मतलब। और इसमें जो होता है दृढ़ोतक में जो कोशिका भित्ति पर जो निक्षेपण होता है जिसके कारण वो मोटा हो जाती है उसकी परत, वो होता है आपका लिग्निन का। इसके बाद में आपका जटिल ऊतक का उदाहरण क्या है? तो जटिल ऊतक अब वही है कि सरल ऊतक कौन कौन से थे? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये आपके सरल ऊतक थे। तो बचा हुआ ऊतक कौन सा है? संवहन ऊतक, जो कि आपका जटिल ऊतक है। ये आपका जटिल ऊतक हो गया। इसी तरीके से जो ये क्वेश्चंस था, इसके आपने अगर कमेंट नहीं भी दिया हो तो आप इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है, वो भीतरी अस्तर का निर्माण करने वाला होता है आपका एपिथीलियम। ये हो गया आपका एपिथीलियम। फिर आपका कि ऊतक जो मनुष्य की पेशी को अस्थि से जोड़ता है, ये हमने कई बार देख लिया कि कंडरा जो पेशी को अस्थि से जोड़ रहा है, कंडरा। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है वो है आपका फ्लोएम। और तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, ये आपका कहलाएगा रक्त। ये आपका कहलाएगा रक्त। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने उसका आंसर दे दिया होगा कि त्वचा में कौन सा ऊतक होता है, अस्थि में कौन सा होता है, और वृक्की नली में कौन सा होता है? तो त्वचा में होता है स्तरित शल्की एपिलिथियम, स्तरित शल्की एपिथीलियम।
फिर आपके अस्थि, अस्थि में कौन सा होता है? अस्थि में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो अस्थि का तो आपको सबको पता होगा कि अस्थि में आपके पाया जाता है संयोजी ऊतक। फिर आप है वृक्कीय नलिका का अस्तर। जो वृक्कीय नलिका का जो अस्तर बना हुआ होता है, ये आपका बना होता है घनाकार एपिथीलियम का। और ये तो क्वेश्चन इसके आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपका घनाकार एपिथीलियम। तो ये आपकी ऊतक की क्लास कंप्लीट होती है। और ऊतक की क्लास के साथ में ही साइंस का हमारा पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। साइंस के सारे टॉपिक जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक में मिल जाएंगे। नोट्स का आप रिवीजन कीजिए। और फिर भी आए हुए क्वेश्चन सिर्फ एक जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं उनका पूरा एक पोस्टमार्टम करने वाली क्लास कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको अवेलेबल करवा दी गई है। कि एक ही क्लास जिसमें आए हुए सारे क्वेश्चंस का अब तक जो जितने 14 पेपर हो चुके, पिछले 14 सालों के अंदर 14 पेपर हो चुके, उनका एक ही क्लास में पूरा पोस्टमार्टम कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस तरीके के उनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको अवेलेबल करवा दी गई है। तो ये हो गई हमारी आज की ऊतक की क्लास। और आपको पता ही है कि ये आपकी आज की साइंस की अंतिम क्लास थी। तो उम्मीद है आपको ये साइंस का पूरा सिलेबस अच्छे से पसंद आया होगा। क्लासेस जो हमने एक शुरुआत की थी वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठी होगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने पूरा कोर्स किया तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। कैसी लगी आपको हमारी क्लासेस? आप आज जी भर के कमेंट में आप बता सकते हैं, दिल खोल के आप आज कमेंट कीजिए। कमेंट में आप अच्छे से बता सकते हैं कि आपको क्लासेस किस तरीके की पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद। जय हिंद।